हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। राधे राधे। शाम मिला। आगे। अरे वो आ रहा था, जगराता वो लगा हुआ है ना। आज जय माता दी चल रहा है। तो सड़क के ऊपर मंदिर बना देते हैं ना। वहाँ क्या है, शाम को सब दर्शन करने आ गए। अब आरती हो रही तो भीड़ ने खट रोड जाम कर दिया। अब दो ऑप्शन थे, या तो वेट करूँ या मैं पीछे से लेके आऊँ। दोनों में टाइम वेट ही लगना था। तो मैंने कहा दर्शन ही कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। आप नवरात्रि का व्रत किए हो क्या? यस। चले। अब हमने पिछली बार थर्मल स्टेबिलिटी की बात की थी। थर्मल स्टेबिलिटी में हम नाइट्रेट की पहुंच गए थे। अब आएगा मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट करें तो आपके मेटल कार्बोनेट CO2 प्लस H2O लिया। क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होगा तो ये। और ये जो मेटल कार्बोनेट है आगे भी टूट जाता है किसमें? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दोबारा बोलो, एक्सेप्ट। वाओ प्रणय, वाओ। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है। अब इसका मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि NaHCO3, इसको हीट करें और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करें, तो दोनों को हीट करने पर क्या होगा? सोचो। वाह मलय, थैंक यू। आपको ये कहा जा रहा है कि मेटल बाइकार्बोनेट है, और ये जो मेटल बाइकार्बोनेट है इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? मेटल कार्बोनेट। फिर क्या बन रहा है? CO2। और फिर क्या बन रहा है? H2O। मेटल कार्बोनेट अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हैं तो आगे नहीं टूटते, ही हमने पिछली बार पढ़ा था, क्योंकि मेटल कार्बोनेट जो होते हैं ये डिकम्पोज होते हैं, नहीं होते हैं, ये मेल्ट होते हैं ऑन हाई टेम्परेचर। है ना? तो इसका मतलब जब आप इसको हीट करोगे तो ये Na2CO3, CO2 प्लस H2O, और ये जो बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO2 प्लस H2O। क्लियर? अब जो बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट है उसके बाद अगर हम बात करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना? अरे, क्योंकि मैग्नीशियम रुबिडियम, आप शायद पिछली क्लास में नहीं थे। देव, हमने पढ़ा था ना कि इनको छोड़ करके जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो टूटते हैं मेटल ऑक्साइड और CO2 में। तो कार्बोनेट का भी एक अपना हीटिंग इफेक्ट होता है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। तो जब यहाँ पर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाओगे तो उस हीटिंग पे टूट जाएगा वो, इसलिए ऑक्साइड बना। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रोडियम के कार्बोनेट हीटिंग पे नहीं टूटते, मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर। कल बताया था ना ये तो। हाँ या ना? भूल गए यार। अरे भाई, ये कल बताया था।
क्लियर? चलिए। क्लियर? प्रसन्नता राव, ये आप अपना ना कल का लेक्चर देखना, उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है मैग्नीशियम वाला एमजीओ में क्यों टूटा। क्योंकि आप भूल गए कि वो मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी टूटते हैं आगे ऑक्साइड्स में। ठीक है, 3 बार बता दिया भाई। अगला देखो। अब बाइकार्बोनेट की हीटिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करो, फिर आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। ढाई सौ लेक्चर का बैकलॉग सॉल्यूशन बेटा, कल एक है ना सेशन लिया था मैंने यूट्यूब पर, अपनी कक्षा वाले चैनल पे, आप जाओ उसमें और उसको देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करते हैं। ज़्यादा लंबा भी नहीं लिया, इसीलिए 30-40 मिनट का ही है, 38 मिनट का। प्रणय, आपको कल अगला पिछला लेक्चर एक बार दोबारा देखना है बेटा, है ना, अच्छे से समझो, मैंने वहाँ सब समझा रखा है। और अगर वो नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, वो अगली क्लास में मतलब अगले साल समझ में आएगा, क्योंकि हम दोबारा पढ़ेंगे इस टॉपिक को, है ना प्रणय? ठीक है बेटा। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, उसका रीजन समझाता हूँ, समझना। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा अपने अच्छी रैंक आ गई उसकी और बहुत मेहनत करी उसने, ठीक है, उसने बहुत सारी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद वो सेलेक्ट हो गया आईटी में। सेलेक्ट आईटी में हो गया, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ आईटी के अंदर तो वो गया, उसने खूब मेहनत करी, मेहनत करके वो बढ़िया अपना सीजीपीए ला रहा है, और अचानक से कोई कंपनी आई और उस कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको सीईओ बनाएंगे, मतलब आपको लेते हैं। वो आ गया, उसने कंपनी के अंदर बहुत मेहनत करी, मेहनत करने के बाद वो पहुंच गया आगे। बता रहा हूँ सॉल्यूशन स्टेट क्या होता है अमित, मैं बता रहा हूँ, है ना, आपको ही कहानी सुननी है बेटा, ठीक है। तो ये आपका कंपनी में गया और कंपनी में जाकर उसने बहुत मेहनत करी, सीईओ से खुश हो गया, है ना। आप में से ही कोई एक नमूना है, ऐसे समझो अब, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो वो नमूना था, नमूना पास हो गया, गलती से पास होकर पहुंच गया, पहुंचने के बाद जो है वो उसने कंपनी मेहनत कर ली, कंपनी सीईओ खुश हो गया, खुश होने के बाद उसने कहा एक काम करो, एक इफेक्टिव साइकिल बनाओ, बढ़िया एक इफेक्टिव साइकिल बनाओ, एक अच्छी सी। क्या बोला, जल्दी बताओ उसने? एक अच्छी सी इफेक्टिव साइकिल बनाओ। क्या बोला, जल्दी बताओ उसने?
हाँ, एक इफेक्टिव साइकिल बनाओ भाई साहब। दिन रात मेहनत करी इसने, मेहनत करने के बाद इसने साइकिल बना डाली। साइकिल जो बनती है इस तरह का इनोवेशन होता है, तो एक बड़ा सा मंच होता है, उस मंच पर आपके सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर पर्दा होता है, पर्दा होकर के वहां से ठीक है हटाया जाता है उस पे से। ठीक है, हाँ या ना? आया ये खटाखट भाई, मेरा जो आप में से नमूना जो था खटाखट आया, उसने टाई वाई पहनी, टाई पहन के चप्पल पहन के निकल पड़ा। सीईओ ने देखा चप्पल में, सीईओ एक पल के लिए तो खुश हो गया, बोला क्या डेडिकेटेड पर्सन है, हार्ड वर्कर है, माय गॉड अमेजिंग भाई, बेस्ट ऑफ लक। सब लोग एकदम तैयार कि क्या करिश्मा होगा। इसने खट से पर्दा उठाया। पर्दा उठाया तो फिल्मों में देखा होगा आपने, फिल्मों में क्या देखा होगा कि जैसे ही आपके होता है तो अचानक सब खड़े हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और अचानक थोड़ी देर बाद ताली बजती है ना? इसी तरह सब शॉक्ड हो गए, सब शॉक्ड हो गए। इसने सीईओ को देखा, सीईओ के आंखों से आंसू, रो रहा है भाई कि किस गंवार को, बुड़बक को, अनपढ़, असहाय, पीड़ित, लाचार, मंदबुद्धि, अविकसित, कुपोषण के शिकार को बना दिया। उसे लगा सब लोग ताली बजाएंगे, लेकिन सीईओ रो रहा है, तो टेंशन में आ गया। क्योंकि जब उसने पर्दा हटाया तो क्या बताया, अगला पहिया स्कूटर का, पिछला पहिया ट्रक का था। क्या? अगला पहिया किसका था? स्कूटर। पिछला पहिया किसका था? ट्रक का। तो ये साइकिल नहीं है, ये दौड़ेगी नहीं। उसने लॉजिक दे दिया भाई, मजबूत होगी बहुत और ट्रक की तरह और स्कूटर की तरह दौड़ेगी, तो दौड़ ही नहीं सकती। इफेक्टिव साइकिल तो होती है, इसकी साइकिल के पहिए ऑलमोस्ट बराबर होते। हाँ या ना? ऑलमोस्ट बराबर होते, ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब इसी तरह से लैटिस कहते हैं हम, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं लैटिस में पाए जाते हैं। लैटिस मतलब इस तरह का एक कल स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, तो उस लैटिस के बनने के लिए कंपेरेबल साइज होने जरूरी है। तो यहाँ पर लिथियम देखो, अब ऐसा नहीं लग रहा स्कूटर का पहिया है और बाइकार्बन का साइज बहुत बड़ा है इसलिए बहुत बड़ा है। हम्म? तो इसका मतलब ये कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि आयनिक लैटिस नहीं बनेगा। ठीक है, इनके सबके कंपेरेबल साइज प्लस दूसरा इफेक्ट, लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और अगर पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो आप सोच सकते हो कोवेलेंट करेक्टर आएगा, और जिसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा वो इफेक्टिव लैटिस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आयनिक नहीं है। समझ रहे हो? तो लैटिस फॉर्म नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशन स्टेट यानी कि मेल्ट मोल्टन फॉर्म में रहेंगे। सॉल्यूशन स्टेट का मतलब समझ में आ गया? हम्म? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आई होप आप कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप कर लेंगे। बोलो। क्लियर? क्लियर? हम्म, ये आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। पहले बताओ कि मोनो एटॉमिक एनायन क्या होता है? मोनो एटॉमिक एनायन क्या होता है? बताओ। ऐसा जिसमें एक एटम वाला हो, तो एक एटम वाले का साइज हमेशा छोटा रहेगा। ऐसा जो एक एटम वाला हो और एक एटम वाले का जो साइज है वो छोटा रहेगा, तो छोटा रहेगा तो क्या होगा? कंपेरेबल। और अगर कंपेरेबल साइज होगा तो इफेक्टिव लैटिस बनेगी। इफेक्टिव लैटिस बनेगी, इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिसाइडेड बाय, थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी।
हो गया। हम्म। अब लेटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो, के Q1 Q2/R, जहां R बराबर क्या होता है, RC प्लस RA। RC मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन, RC, और RA बराबर होता है रेडियस ऑफ एनायन। और Q1 Q2 तो चार्ज है, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। ये लेटिस एनर्जी होती है। लेटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, जैसे ये Na प्लस है तो Cl माइनस है, तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, हाँ मैंने आवाज सेट कर दी, सॉरी। ये तो आपको चार्ज लेने हैं और इनका साइज देखना है, तो लेटिस एनर्जी कंपेयर हो जाती है, हाँ या ना। तो लेटिस एनर्जी इससे निकालते हैं। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज, और लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइज। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, हाँ या ना। सिंपल है। अब मेरा सवाल ऐसे समझना, एक कैटायन था एक एनायन था, ये आपस में मिलके एक लेटिस बने, ध्यान से सुनना बेटा, और ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को कहते हैं लेटिस एनर्जी। अगर ये एनर्जी हम वापस देते तो कैटायन एनायन अलग हो जाएंगे, एग्रीड और नॉट। एक दोबारा समझो, ये कैटायन है एक एनायन है, ये दोनों मिले, ये दोनों अगर मिलते हैं, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, ये कैटायन है ये एनायन है, ये दोनों मिले, ये अगर मिलते हैं तो एक एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को कहते हैं लेटिस एनर्जी। इसको अगर हम वापस दे देंगे तो ये फिर से टूट जाएगा। तो इसका मतलब इन इस तरह के कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, इस तरह के कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, लेटिस एनर्जी पर। तो लेटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, लेटिस एनर्जी पर। और लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगी चार्ज और साइज पे। अब कुछ बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा तो उनको लेटिस एनर्जी क्या होती है समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ये मैंने पढ़ाया था। लेटिस एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ amount of release energy when 1 mole of ionic compound form from cation and anion। तो कैटायन और एनायन मिलने से जब एक एनर्जी बनता है तो उसे क्या, कैटायन एनायन बनने से जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उससे जो रिलीज होती है एनर्जी, उस एनर्जी को कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। क्या बोला जल्दी बताओ, कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं, मिलने पर एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो वो एनर्जी अगर वापस दे दोगे तो ये टूट जाएगा, टूट गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई ना, ठीक है। अब सवाल ये आता है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। बताओ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, इनका लेटिस एनर्जी बताओ, ऑर्डर बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का। LiBr, NaBr,
के बी आर, आर बी बी आर और सी एस बी आर। बताओ। सब में सेम आएगा भाई साहब। पूछो क्यों। क्यों? क्योंकि सब में सेम है, साइज बढ़ रहा है उधर जाने पर। देखो कैसे। अब चेक कैसे करते हैं। देखो लिथियम पर +1 चार्ज है, इस पर माइनस, इस पर +1 माइनस, +1 माइनस, +1 माइनस।
अगर आप चार से देखोगे तो चार से तो सब में सेम हुआ, तो किससे डिसाइड होगा फिर लेटिस एनर्जी? साइज से। साइज अगर देखो तो लिथियम से लेकर के सीजियम तक जा रहे हैं तो इनका साइज बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी घटेगी। लेटिस एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी भी घटेगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आई। सेम लॉजिक यहाँ लग जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा क्योंकि लिथियम से सीजियम साइज बढ़ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा लिथियम से सी पोटेशियम साइज बढ़ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा फ्लोरीन से आयोडीन साइज बढ़ रहा है। ठीक है। प्रणय, अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बेटा कि आप अगर इतना सारा यहाँ पर स्पैमिंग करेंगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पढ़ने में दिमाग लगाओगे, आप ये टॉपिक अच्छा करोगे तो स्टिल, यस स्टिल यू कैन चेंज योर फ्यूचर। बट अगर इस तरह से यहां पर स्पैमिंग करके एक ही पीठ पे 4 महीने वेस्ट कर दिए तो क्या आपको अगले 4 महीने भी वेस्ट करने हैं प्रणय? हैं? मैं कर रहा हूं ना बात। हाँ बेटा। हम्म। नहीं बेटा, फ्रांशियम नहीं बनेगा यशराज, क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, उनकी केमिकल नहीं आएगी। ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये डाउट होता है ना कभी भी कि स्टिल आई कैन चेंज, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ने पर ध्यान लगाएं। बिना पढ़े कैसे होगा? जो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर ये नहीं होगा। प्रणय कहाँ गया? है ना प्रणय? अब आपका पूरा फोकस पढ़ने पर होना चाहिए। यस। ठीक है जी। अब पूरी तरह से आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। क्लियर बेटा? प्रणय, आई होप आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं। हिंदी मीडियम से हूं क्या करें बेटा? कोशिश करो, थोड़ा सा मेहनत करो। क्लियर? हाँ। किसी भी एक का साइज बढ़े। आप प्रणय मुझे बताओ, लेटिस एनर्जी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ ईमानदारी से। तो ये अगर ये आपको समझ में आ गया तो एटलीस्ट ये तो अच्छा होगा, तो इसके सवाल तो सही कर दोगे ना? बोलो बेटा। कर दोगे ना? ये ध्यान रखो, आप ये सब करोगे तो अच्छा करोगे। यस। फोड़ के रख दोगे आप, चक दे फट्टे, नबद गिल्ली सवेरे जलंधर शाम न दिल्ली। आगे बढ़े। अगला देखो। अब अगर मान लीजिए आपको ये वाला दे दिया, आप मुझे बताओ आप इनमें से कौन है? सॉल्यूशन स्टेट का मतलब मॉल्टन स्टेट, जिसका सॉलिड नहीं होता उसको सॉल्यूशन स्टेट बोलते हैं हम, प्रकाश। ठीक है बेटा। साइज कैसे इंक्रीज हुआ बेटा? ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना। ये देखो FCl Br, ये ग्रुप में नीचे गए तो साइज बढ़ गया। ऐसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, नीचे आ रहे हैं ना, तो साइज बढ़ गया। है ना बेटा? साइज कैसे इंक्रीज हुआ रुद्र? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। अब इनको देखो। कैंडियम पर +3 चार्ज है, -3 इस पर आएगा। टाइटेनियम पर +4 है, कार्बन पर -4 आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे अब कि किसका चार्ज ज्यादा है, देख के बताओ। बोलो किसका चार्ज ज्यादा है? इसी का ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं MgF2, MgO और Mg3N2, बताओ।
आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखो आप सब सेकेंड पीरियड के ही हैं, चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब एक नोट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, होता क्या है, जैसे ये ओ एच माइनस है, ओ टू माइनस टू है और ओ टू माइनस है, अब यहाँ पर ये दोनों ऐसे दिख रहे डाई एटॉमिक है, ये दो एटम वाला, ये दो एटम वाला, ये दो एटम वाला, ये दो एटम, ये दो एटम, ये दो एटम, ये डाई एटॉमिक। जब डाई एटॉमिक आते हैं तो इसमें खास बात आएगी, थर्मल स्टेबिलिटी है अगर हो तो दे फॉलो पॉली एटॉमिक ऑर्डर। और अगर सॉल्युबिलिटी जब आएगी, हम अगले साल पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी हो तो दे सॉल्युबिलिटी में दे फॉलो मोनो एटॉमिक ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो जल्दी। सर एम जी एफ टू और एम जी ओ होगा ना? नहीं बेटा, बराबर नहीं होगा ना, एफ पर -1 चार्ज आएगा, है ना, और ओ पर -2 चार्ज आएगा। पर एटम ऑक्सीजन चार्ज को देखते हैं अजीत। क्लियर? अब बताओ फटाफट जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी में ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये बोलो। बिल्कुल अदय, सब कुछ हो सकता है बेटा। जल्दी बताओ, अब आप ऑर्डर बताओ इनका क्या आएगा। फटाफट। अरे लल्ला, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला, फास्ट फास्ट फास्ट। सेम आएगा, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक की तरह बिहेव करेंगे। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। ओ वाह, प्रिंस का बर्थडे भाई, बर्थडे तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंस। पॉली एटॉमिक का मतलब यार अब ऐसे आ जाते हो तुम यार, जतिन कल ही तो बताया था कि पॉली एटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी कल बताई थी सुमित, जतिन। कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कल बताई थी, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है, ये ऑर्डर उल्टे हो गए। तो बढ़ेगी ये। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब अगला टॉपिक आएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब देखो ऑक्साइड वैसे तो आपको पता है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं।
तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो देखो कैसे होता है, ये मेटल प्लस है। कोई भी ऑक्साइड है, उसको जब हम पानी में डालेंगे, ये देखो पानी में गया तो MOH ऐसे बनेगा वो। अब अगर ये H प्लस देने लग जाए, हाँ ये सेकेंड एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन खत्म हो गई हमारी, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोला जल्दी बताओ। एक एप्लीकेशन सर साइज के फैक्टर से देखेंगे, हाँ बेटा बिल्कुल अक्षत जी। बस ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्वेल्थ में पढ़ेंगे फैजान दोबारा से, ठीक है। जो एस ब्लॉक के लिए जरूरी है बस उतना उतना पढ़ेंगे, है ना। जो एस ब्लॉक के लिए बहुत जरूरी है बस उतना पढ़ रहे हैं अपन, क्लियर। फिर नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ में पढ़ेंगे आराम से। एग्रीड। हाँ तो बोल दो। और अब आपकी क्लासेस पहले ही देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ही आ गया। अगर इस मेटल की पोलराइजिंग पावर होगी तो यहां पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये H प्लस को बाहर निकालेगा। आया ना। तो अगर H प्लस को बाहर निकालेगा तो एसिडिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम फाई बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब H प्लस ज़्यादा निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर हम फाई बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यार ये ना अक्षत आपको समझ नहीं आया। हमने दो तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़ी, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया दोबारा समझना। मैंने, आप कल नहीं थे, मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ क्योंकि मेरी गलती है कि मैं आपको बुला के नहीं लाया, रियली वेरी सॉरी। और आपने रिवीजन भी नहीं किया, मेरी गलती है क्योंकि मुझे रिवीजन कराना चाहिए था आपको। हमने कल थर्मल स्टेबिलिटी दो तरह से पढ़ी थी, एक पॉली एटॉमिक आयंस की, एक मोनो एटॉमिक आयंस की। अब ये जो है वो डाई एटॉमिक है ना, तो ये मोनो एटॉमिक है ना ये डाई एटॉमिक है, मतलब सॉरी पॉली एटॉमिक, मतलब मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम वाला आयन, ऐसा आयन। और पॉली एटॉमिक का मतलब ऐसा आयन। तो ये कौन सी थर्मल स्टेबिलिटी शो करेंगे, तो मैंने समझाया कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो करेंगे ये पॉली एटॉमिक आयंस वाले का करेंगे, और पॉली एटॉमिक में आयंस में बढ़ी थी थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर। तो कुछ भी नहीं सोचा हमने यहाँ पे, सिर्फ हमने एक याद किया है कि ये जो डाई एटॉमिक आएंगे वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है थर्मल स्टेबिलिटी में इनका पॉली एटॉमिक जैसा। इनका जो ऑर्डर होता है वो कैसा वाला होता है ऑर्डर, बोलो। थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक जैसा, ठीक है। तो ये आपने देखा, फाइव बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। अब की पॉइंट बताओ आप मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। यहाँ पर हम बात करें क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है। नीचे आने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, पाई कम होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। हाँ या ना। दिख रहा है सबको। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या दिख रहा है बताओ, साइज बढ़ रहा है, पाई कम हो रहा है और एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है। कोई डाउट। हाँ या ना। बोलो। बोलो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो Li2O, Na2O,
K2O, Rb2O और CH2O। पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना पूर्वी, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो H+ बाहर निकलेगा। H+ बाहर निकला तो एसिडिक ज्यादा होगा ना बेटा, है ना सिद्धांत। इधर देखो, दोबारा देखो आराम से। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी ऑक्साइड का नेचर निकालने के लिए उसे पानी में डालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब ऑक्साइड पानी में जाएगा तो ऐसा बॉन्ड बनेगा। अब जो पानी में H+ देगा वो एसिड है, जो पानी में OH- देगा वो बेस है। दोबारा बोलो, जो पानी में H+ देगा वो एसिड है, और जो पानी में OH देगा वो बेस है। तो दिमाग की बत्ती जलाओ। ये जब आपको पानी में डाल दिया तो ये आपका M आ गया, M+। पोलराइजिंग पावर होगी तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचते ही ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा डेफिशिएंट होते ही वो H+ बाहर निकाल देगा तो एसिडिक होगा। तो यहां पर बताओ एसिडिक नेचर किसका आएगा? सबसे ज्यादा तो लिथियम होगा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। अगला बताना। हम्म आदर्श मैं बता दूंगा ना लास्ट में, ये वो जरूरी है या जो पढ़ रहे हैं जरूरी है? हाँ बेटा आदर्श, कभी तो मैच्योरिटी वाली बातें करा करो। बोलो बेटा, तुम बड़े हो या छोटे हो, अगर मैंने रोक दिया इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। ये कर लें हम, पहले इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं ना बेटा। चलो बताओ, यही आएगा एसिडिक कैरेक्टर। अब इसमें एक नोट होता है, पूछो क्या? ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि S ब्लॉक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर except beryllium oxide which is एम्फोटेरिक। याद आया? बताया था ना? ये सारे के सारे जो एस ब्लॉक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट BeO, ये क्या है? एम्फोटेरिक है। नोट करो इसको। ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, यही तो समझा रहा हूँ प्रणय, दिस इज नॉट अ हाइड्रोक्साइड। हमने तो कह रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, दिस इज नॉट हाइड्रोक्साइड। अगर ये H+ देने लग जाते हैं ये बॉन्ड वाले तो वो एसिडिक होने लग जाते हैं, और अगर ये OH- वाले देने लग जाते हैं तो ये बेस हो जाते हैं। अब कोई नॉन मेटल आ गया जैसे SO3, अब इसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या बनाएगा? H2SO4, यानी कि OH OOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये बॉन्ड अगर H देने लगेगा तो क्या होगा? एसिड, और OH देने लगेगा तो बेस। क्लियर दोस्त? सर 2 ऑर्डर गलत हो गया, तब तो कैसे हो गया? एसिडिक कैरेक्टर यही होगा ना। हाँ बेटा बिल्कुल रिया। कौन सा गलत हो गया बेटा? वैभव, ये एसिडिक ही होंगे। इसमें नेचर की बात हो रही है तो ये तो बेसिक है, यानी कि ये अगर पानी में डालोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। पर कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक होगा
वो क्या होगा? जो वो ज्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा? बोलो। आई होप क्लियर हो गया होगा। यार वैभव, जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों करता है। यहाँ पर हमने लिखा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो इसी का ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। ये सारे एस ब्लॉक के बेसिक होते हैं। अब इनमें कैरेक्टर्स की बात हो रही है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब ये समझना है, जो ज़्यादा एसिडिक बोल रहे हैं मतलब वो कम बेसिक है। तो यानी ये सबसे कम बेसिक है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। ये सबसे कम बेसिक है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। और ये सबसे कम बेसिक है इतना कि वो एसिडिक कैरेक्टर भी रखने लग गया अपने अंदर। दैट इज वाई दिस इज एम्फोटेरिक। प्रणय, हम किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं। वो देखो, एक तो ये बना MOH टाइप का, यहां पर भी देखो ये SOH टाइप का। अगर ये H प्लस पूरी तरह से देने लग जाएगा तो ये एसिडिक होगा। ये अगर H प्लस देने लग जाएगा तो ये एसिडिक होगा। अगर ये OH देने लग जाएगा प्रणय तो बेस हो जाएंगे। तो हमने यही सिखाया कि दीज आर बेसिक्स, है ना प्रणय। लेकिन अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो उनकी H प्लस देने की टेंडेंसी भी बढ़ने लग जाएगी। उनकी H प्लस देने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। क्लियर प्रणय? चलिए अब देखो, अगर नॉन मेटल की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस। दोबारा से बोलना, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल की बढ़ेगी तो सोचो, ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींच सकता है, ये ऑक्सीजन रहा, एक तो इलेक्ट्रॉन सल्फर से खींचेगा और एक H प्लस से खींचेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने लग जाए सल्फर की, तो फिर ऑक्सीजन सल्फर से तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, फिर किससे खींचेगा? H से। तो H प्लस निकलने की इच्छा रखेगा। तो अगर H प्लस निकलने की इच्छा रखेगा तो क्या होने लग जाएगा? एसिडिक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज, तो आप क्या बोलोगे? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्या बोलोगे जल्दी बताओ, बोलो। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, हाँ या ना? अब देखो फटाफट आप मुझे बताएंगे अब, SO2 और SiO2 में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब यहां देखें तो कार्बन और सिलिकॉन की बात हो रही है, तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है।
नीचे आने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, तो CO2 का ज़्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं H2CO3 और H4SiO4, तो क्या होगा। हम्म। तो H2CO3 और H4SiO4 में होता तो बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब बेवकूफ़ बना दिया उसने, उनने कही ले, अब दोनों कार्बन दे दिए मैंने, अब बता बेटा, अब तो दोनों कार्बन है, अब तो सेम एटम है, अब कैसे करेगा। तो जब सेम एटम देते हैं तो आपको मैंने सिखाया था, चार्ज निकालो, इस पर 2+ इस पर चार्ज, और मैंने ये भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, जल्दी बोलो, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या निकलता है, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर बोलो ये। तो बोलो अब SO2 SO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक, बताओ। हम्म। बोलो। हो गया, अगला बताओ। अगर मैं ऐसे दे दूं N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, सेम है नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट से चलना पड़ेगा, +1, 2+, 3+, 4+, 5+। अगला बताओ HNO2 और HNO3 बताओ, +3 और +5, चलो बताओ। +5 ज़्यादा होगा। इसका मतलब आप बता सकते हो है ना। अब देखो, मज़ेदार बात यह है, नोट, कि इन सब के एम्फोटेरिक होते हैं। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, +3 और क्रोमियम +4, है ना। क्लियर। इनके जो भी होंगे, ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स,
All oxides and hydroxides are क्रोमियम 3+ भी है, 4+ भी है बेटा, दोनों होता है, इसलिए आयुष 2 बार लिखा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसका की पॉइंट? पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। ठीक है, और ये जो होते हैं एम्फोटेरिक होंगे ना, NO N2O CO H2O, ये कहलाते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर? ये सब न्यूट्रल्स हैं, इनका मतलब ये एसिड और बेस नहीं देंगे पानी के अंदर। क्या बोला जल्दी बताओ? ये एसिड और बेस नहीं देंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? ये टोलुइन क्या है शीट में दिया है, ये टोलुइन वगैरह ऑर्गेनिक में आ जाएंगे बेटा, ये CH3 है, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। वो शीट में मत करो, ये सब चीज़ें अगर आपको डाउट लगते हैं तो इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आप सुखप्रीत, तब आ जाएंगे इस तरह के सवाल। ठीक है, अब आपके पास आएंगे S ब्लॉक के हो गए, P ब्लॉक के हो गए, अब D ब्लॉक के। अब D ब्लॉक में आप बताओ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं है? ये जैसे +2 है, ये आपका 8/3 है, ये आपका +3 है, +4 है, +7 है। है ना? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इन ऑक्साइड्स की वेरिएबल नेचर आएगी। क्या बोला जल्दी बताओ? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इनका जो नेचर है वो वेरिएबल आएगा। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? इनकी अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो इनका नेचर है वेरिएबल है। अब दिमाग लगाते हैं हम, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है? तो दिमाग लगाओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो क्या होगा? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो कम पोलराइजिंग पावर रखेंगे, तो लोअर वाले हमेशा क्या रहेंगे? कम पोलराइजिंग पावर, इसलिए बेसिक। हायर वाले हाई पोलराइजिंग पावर, इसलिए एसिडिक। और बीच वाले आप देखोगे तो बेचारे क्या होंगे? एम्फोटेरिक। तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अब एम्फोटेरिक में ये भी आ गए, तो जो मैंने आपको एम्फोटेरिक बताया था उसमें अब Sb2O3 भी होता है, S2O3 भी होता है, V2O5 भी होता है, दीज ऑल्सो एम्फोटेरिक। और ये बीच वाले और हो गए एम्फोटेरिक। तो आई होप आपको सारे एम्फोटेरिक समझ में आ गए अब। क्लियर? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, तो उधर जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। क्या बोला? ये सब पहले भी पढ़ा रखा है मैंने। हाँ है ना? ये पहले भी पढ़ा रखा है, भूल गए? हम्म,
आपने मेरा टेडक्स का वीडियो देखा क्या? पीरियडिक में पढ़ाया था, याद है? आगे देखो। अब हमारे पास एक रूल होता है, ये कैसे पता लगाएं एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए √5। अगर √5 की वैल्यू 2.1 से कम है तो बेसिक, √5 की वैल्यू 2.1 से 3.2 है तो आपका एम्फोटेरिक। √5 ज्यादा है 3.2 से तो क्या होगा, ये एसिडिक। ठीक है, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं जिसकी वजह से आप, बोलो जल्दी बोलो। सर एस ब्लॉक पढ़ाएंगे ना प्रणय, हम एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन भी पढ़ाएंगे, अभी सब डिटेल बताने वाला हूं मैं, ठीक है। हम्म ये वैल्यू याद हो गई। √5 के एक क्वेश्चन पूछा है, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इफ पोलराइजिंग पावर ऑफ 2.1। सारे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, आप चाहो तो उसमें शेयर कर सकते हो, मोटिवेशन मिलेगा आपके काफ़ी सारे। हाँ ठीक है ना, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आपके जितने भी पर्सनल ग्रुप्स हों, फैमिलीज ग्रुप हों, उसमें आप लिख दो सर का वीडियो प्लीज़ देखो इसको। हम्म चलो बताओ। एम्फोटेरिक होगा, सिंपल है, क्योंकि 2.1 में ये होता है। अब यहाँ गलत आंसर आ गया, देखो पाई दिया हुआ है उसने 2.1, मुझे √5 निकालना था, तो √5 में जैसे ही करूंगा तो लेस देन 2.1 आ जाएगा। लेस देन 2.1 में बेसिक होता है, यही आईटी है। क्या होगा, बेसिक। तो आंसर आएगा इसका बेसिक। क्या आएगा आंसर, बेसिक। कितनों का आंसर बेसिक आया था, जल्दी बताओ। हम्म कितनों का आंसर बेसिक आया था? वेरी गुड। एक क्वेश्चन करो, कौन ज्यादा एसिडिक है इनमें से?
हेलो। 11th जो होगा उसमें नोट्स प्लस शीट आप पूरी कंप्लीट कर लो, प्लस बुक कंप्लीट कर लो, ठीक है? हाँ या ना? हेलो, कर लेंगे पूरी? बोलो। अब मैं अगली से एस ब्लॉक जैसे तीन तीन लेक्चर में हो जाता है फैजान सुल करने के बाद, तो मैं अब दिसंबर में आपका जो है एस ब्लॉक चालू करूंगा। हाइड्रोजन दो दो या ढाई लेक्चर में हो जाता है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि दिसंबर में हम कनेक्टेड रहें, ताकि जनवरी में 12th का बैच जब लॉन्च हो तो आप कनेक्टेड रहो, वरना क्या होगा, गैप आ जाएगा, ठीक है? और दिसंबर में दो, मतलब दो लेक्चर कंप्लीट किए अपन ने, एस ब्लॉक का 3 लेक्चर, हाइड्रोजन का 2 लेक्चर, इन्वायरमेंटल का 2 लेक्चर, तो यानी दिसंबर में कंप्लीट होकर सारी शीटों को फाइनल कर लेंगे 12th में जाने से पहले। जो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, सारी शीटें रिवाइज करा देंगे जितने भी डाउट है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो तो आपको डाउट्स पूछने में आसानी रहेगी। तो आप पूरा रिवीजन कर लो और आप, ठीक है, दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय करो आराम से, और मैं आपकी जो बाकी की क्लास होगी वो दिसंबर से चालू कर दूंगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। हाँ, इन बिटवीन में बाकी का कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है? ये हमेशा होता है कि थोड़ा गैप देके दूसरी की क्लास बढ़ा के उनका कोर्स कंप्लीट कराते हैं, ठीक है? तो मैं क्या है, बाकी के अभी समझ गए बात को, ठीक है? तो आप रिवाइज कर लें अच्छे से। हाँ, अब आपका फैजांस रूल में जितना एस ब्लॉक में जरूरी था वो मैंने कंप्लीट करा दिया, तो अब एस ब्लॉक के लिए आप रेडी हो चुके हैं। तो आते ही एस ब्लॉक 3 लेक्चर का होगा, उसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 लेक्चर ढाई लेक्चर में होगा, तो 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे हुए में सारा रिवीजन करके 12th अब जनवरी में चालू करेंगे। क्लियर? क्लियर दोस्तों? और उसके बाद पूरा डिस्कशन कंप्लीट करके ही 12 चालू होगी। तब तक आप पूरा रिवाइज कर लो, अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब कुछ जितना जितना पढ़ा दिया। पी ब्लॉक 12th में चालू करेंगे शुरू से। क्लियर दोस्त? एग्रीड? फिर मिलेंगे दोबारा, ठीक? बेस्ट ऑफ लक।